नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। कल सरकार की ओर से संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर हाई पावर कमेटी का प्रावधान है। इसमें खास बात यह है कि सीजीआई को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना कितना सही? ये बदलना थोड़ा सा उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी है, देश के महामहिम राष्ट्रपति भी हैं, देश की बड़ी पंचायत, संसद, लोकसभा और राज्यसभा भी है। ये सब हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। उसमें साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का जो कानून आदेश था कि इसमें होना चाहिए, वो भी निष्पक्षता को दर्शाता है कि हमारा देश लोकतंत्र मजबूत बने, हमारा देश का संवैधानिक तंत्र मजबूत रहे। जैसे कई नियुक्तियां हुई उच्च पदों पर, तो उनमें उनकी आउट ऑफ टर्न समय बढ़ाया गया, उनको बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया। ईडी के अधिकारी की बात करें, उच्च अधिकारियों की बात करें, तो उनको उस तरह से किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी सर्वोच्च, दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमें लोग लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। लोकतंत्र की रक्षा कौन करता है? हमारा संविधान। संविधान किसके साथ चलता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कमिश्नर है। तो वो जो चीज़ है, वो नियुक्ति तो होनी है, सरकार की ही चलनी है, लेकिन पारदर्शी रहे, इसलिए उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी सहमति ले ली जाए। क्या बुराई है? सहमति उनकी भी ले ली जाए, सहमति देश के महामहिम राष्ट्रपति की ले ली जाए, सहमति विपक्ष की भी ले ली जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। सहमति से होगा तो जो आरोप आते हैं, प्रत्यारोप, वो समय समय पर हैं। आरोप सीजनल, वो आरोप सीजनल आते हैं। जब कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, ठीक है ना। अब राजस्थान जीते हार जाएंगे तो ईवीएम गलत। पक्ष क्या करता है? जीत जाता है तो चुप हो जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है, आराम से लड्डू खाता है, लड्डू खिलाता है, मौज मारता है, मुख्यमंत्री बनाता है, मंत्री बनाता है। सवाल ये है ना कि सीजीआई की दखल से या उसकी भूमिका से सरकार को दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें लगा कि दिक्कत है। उन्हें लगा कि हम कहाँ क्या क्या करेंगे, किसको देखेंगे, किसको। सरकार की मंशा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। नहीं, सरकार की मंशा, मैंने पहले ही कहा, क्या कहा, सरकार कोई भी लोकतांत्रिक हो, चाहे विधानसभा में हो चाहे केंद्र में हो, सरकार नहीं चाहती किसी तरह का भी दखल, सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह की दखलंदाजी, सरकार नहीं चाहती किसी का दबाव, सरकार नहीं चाहती किसी का प्रेशर, सरकार नहीं चाहती किसी का डंडा, किसी का डर, किसी का भय। वो कहते हैं हम हैं, हम थे, हम ही रहेंगे, हमारे सिवा कोई कुछ नहीं है। जो हमने कह दिया वही अटल सत्य है, वही सदा सत्य है, और उसी पर चलेंगे। और यही नियुक्तियों के मामले में होता है। देश का संवैधानिक पद मजबूत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और पूरा वॉच करने वाला हो कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, हमारे प्रदेशों के महामहिम गवर्नर क्या कर रहे हैं। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति क्या होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के अध्यादेश उससे होती है, ऑर्डर से। लेकिन वहाँ देखना पड़ता है, वहाँ जानना पड़ता है। अभी एक और पीछे मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में था, उसी दिन नागपुर बेंच के एक माननीय न्यायाधीश ने ओपन डायस पे आकर, कोर्ट में डायस पर आकर अपनी सीट पर बैठकर इस्तीफा दे दिया। हाईकोर्ट के इस्तीफा दे दिया। कहा मई भावनाएं आहत हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आहत हुए, इसका मतलब उन्हें कहीं लगा कि वो कोई केस कर रहे थे, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने किया होगा, उसका फैसला लिखा होगा। किस पक्ष में लिखा वो अलग बात है, लेकिन वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस फैसले को पलट दिया और वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर है, वो अपनी पावर का प्रयोग करते हैं, उन्होंने अपनी पावर का प्रयोग किया। अब दोनों में क्लैश कहाँ हो गया? क्लैश यहाँ तक तो ठीक था, याचिका में बोला, याचिका में कहा गलत है, सही है, ठीक है, लर्नर बिलो कोड फेल टू अप्रिशिएट, लर्नर बिलो कोड फेल टू अप्रिशिएट, ये लिखते हैं तो ठीक, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2 साल रह गए थे रिटायरमेंट।
और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये ऐसी गंभीर बातें कई हो जाती हैं जो कि कठिन है। हाँ, इस मामले में सवाल ये उठ रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ से इतनी घबराहट क्यों है सरकार? नहीं, सरकार की घबराहट तो होनी चाहिए, इसमें तो घबराहट में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, 4 स्तंभ है हमारे मजबूत। इनमें आपस में साँठ-गाँठ नहीं होनी चाहिए, इनमें आपस में दोस्ती, रिश्तेदारी, नाता नहीं होना चाहिए। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोस्ती हो गई, लोकतंत्र खतरे में। अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों में दोस्ती हो गई, लोकतंत्र खत्म। और अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया चारों एक ही मेज पे बैठ के डाइनिंग टेबल खा गए खाना, तो ये देश खत्म, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, डेमोक्रेसी खत्म और इस देश का भविष्य खत्म और इस देश की गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के अधिकार खत्म, महिलाओं के अधिकार खत्म, बेरोजगारों के अधिकार खत्म। एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की बुराई तथ्य के आधार पर, मर्यादित भाषा में, संसदीय भाषा में, गौरवपूर्ण भाषा में, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर कार्य हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, मीडिया कार्य करे तो अपनी मर्यादाओं के तहत, अपनी सीमाओं के तहत, सीमाओं को ना लागें, अपनी सीमाओं के तहत कार्य करें। सीता माता ने एक बार सीमा को लांघा था, कितना बवाल मच गया, कितना बड़ा युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ। सीमाओं को नहीं लांघिए, आप सीमाओं में रहिए, अपनी परिधि को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए, फिर अपने कर्तव्यों को भी समझिए। आप अपने अधिकार और कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वाह करते रहेंगे तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और मैं समझता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दखल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियुक्ति में अगर होता तो कोई बुराई नहीं, अच्छा ही होता, गलत नहीं होता। और अगर नहीं होता तो सवाल ये उठता है कि क्या देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होंगे भी या नहीं होंगे? अब नहीं, देखिए, उसका इलाज है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गलत करता है, बना सकते हैं, बना लेंगे, अपना कमिश्नर बना देंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से कोई बात होती तो हम लोग हैं ना याचिका लगाने के लिए, याचिका लगाएंगे, पिटीशन लगाएंगे, PIL लगाएंगे, उसके माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के यहाँ रजिस्टर लगेगा, उनके यहाँ पहुँचेंगी, फिर वो आदेश कर सकते हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं। कलम में सबकी ताकत है और हम ना लगाएं, कोई आ पाए ना पाए, इस देश के 140 करोड़ लोगों में से गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कोई अगर व्यक्ति भी यहाँ नहीं आ पाता है तो इस सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी एम्पल पावर है कि 100 मोटो नोटिस करके, अपना स्वतः संज्ञान करके भी कोई प्रोसीडिंग कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। और उनका आदेश मान्य था, मान्य हुआ है, कई मामलों में मान्य हुआ। यहाँ जो CNG की बसें चल रही हैं, 100 मोटो था, पॉल्यूशन को लेके 100 मोटो था, कितनी चीज़ों पर 100 मोटो। अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने नूह मेवात की घटना पर 100 मोटो नोटिस लिया, तुरंत आते ही नोटिस लिया, तुरंत स्टे कर दिया, तुरंत रोक लगा दी, तुरंत शुभ कार्रवाई शुरू कर दी अपनी। तो इस तरह से सबको सबकी पावर है। अगर लोकसभा में बैठकर सभापति को पावर है, अगर लोकसभा में बैठकर देश के माननीय गृह मंत्री, माननीय डिफेंस मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी को पावर है, तो देश के सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को भी पावर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी ऑनरेबल जस्टिस को उतनी ही पावर है। याद कीजिए, इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश ही थे, माननीय न्यायाधीश थे, जिन्होंने उनके इलेक्शन को निरस्त कर दिया और ख़त्म कर दिया। वो मामला भी था। कई मामले ऐसे, एक चिट्ठी पर, एक लेटर को 100 मोटो नोटिस मान सकते हैं। एक अजन्मे बच्चे, देखिए कितनी बड़ी पावर है, एक अजन्मे बच्चे की माँ चिट्ठी लिखती है कि इस कानून से, सरकार के या कोर्ट के इस आदेश से मेरा जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसके अधिकार प्रभावित होंगे, उसके राइट्स प्रभावित होंगे, उसके मूल अधिकार प्रभावित होंगे, संविधान उसके लिए नहीं कर पाएगा काम, इसलिए आप कर्मी। तो अजन्मे बच्चे के अधिकारों का संरक्षण भी करने का काम हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं करने की क्षमता रखती हैं, अधिकार रखती हैं और उनको कर सकती हैं। AP सिंह जी, मैं सिर्फ आखिरी सवाल लेना चाहूँगी और आपसे समझना चाहूँगी कि अगर ये बिल पास हो जाता है, सरकार जिस बिल को लेकर आई है,
क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का एक्शन ले सकता है, या ये फिर बिल नॉर्मल तरीके से पास हो जाएगा और कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी? बिल तो पास ही हो जाएगा, बहुमत में है, लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में हो जाता है, बिल पास हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हमारा संविधान भगवान है, इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे वो भगवान है। वो हर एक की गलती को सुधारने का अवसर देता है, हर एक की भूल को सुधारने का अवसर देता है। अगर एसएलपी डिसमिस हो जाती है, हमारे पास रिव्यू है, रिव्यू डिसमिस हो जाती है, हमारे पास क्यूरेटिव है पिटीशन फाइल करने का। ये भूल सुधार का ही तो है। देश के महामहिम राष्ट्रपति के बारे में आपने निर्भया केस में देखा, लोग कहते थे फांसी की सजा, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं था। हमने लोगों को दिखाया, बताया कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कुछ अगर रह जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद भी देश के महामहिम गवर्नर साहब के पास भी जा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है, सबके अपने। शबनम सलीम वाले केस में देखा आपने, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने डिसमिस कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, हाई कोर्ट ने, लेकिन हम गए, हमने शबनम सलीम के केस में अब उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब की याचिका लगाई और उन्होंने फांसी पर रोक लगाई। 7 लोगों की हत्या का मामला था, जघन्य मामला था। फांसी के घर सज गया, मथुरा सज गया, ये हो गया, गड्ढा खुद गया, रस्सा बन गया, सब कुछ हो। आपको याद होगा किसान आंदोलन में 3 बिल भारत सरकार ने बना दिए, संसद ने पास कर दिए, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिए, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन्हें लागू करने के लिए कर दिया। राज्य की सरकारें लागू करने के लिए उतावली होने लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्हें जल्दी थी। शिवराज चौहान जी ने कहा मैं आज लागू करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट यहाँ सुनवाई कर रही थी। 3 दिन हम किसानों के लिए बहस कर रहे थे, किसानों की तरफ से, किसान लोगों संगठनों की तरफ से थे। 3 दिन बहस का परिणाम हुआ कि उन कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई, स्टे लगाया, स्टे दिया, सेनेटाइट स्टे दिया, अनिश्चित काल के लिए स्टे दिया। और उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई और किसानों के हित में वो बिल रिपील कर लिए, वापस ले लिए। हुआ है इतिहास में, ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है, बड़े बड़े मामलों में हुआ है, बड़े बड़े विशाल मामलों में हुआ। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय रात में भी खुलती है। आपने देखा, हमने भी कई बार रात में खुलवाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट भी कई बार खुली, दंगे हुए, उसमें जब भी लगता है हमारी सभी संस्थाएं, चाहे देश की संसद हो, संसद 11 बजे भी चलती देखी आपने, रात के 12 बजे भी संसद आपने चलती देखी। अभी भी जो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति का विधेयक था, 10 बजे वोटिंग हुई रात। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश की चाहे संसद हो, लोकसभा राज्यसभा हो, देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, देश की सर्वोच्च न्यायालय हो या माननीय उच्च न्यायालय हो या महामहिम गवर्नर हो, सभी के पास अपने अपने अधिकार हैं, सभी के पास अपनी अपनी पावर है। बस उन्हें समय पर जनहित में, लोकहित में, समाज हित में, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के हितों में समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे हमारे देश के 140 से 150 करोड़ लोग, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग एकजुटता के साथ इन सभी संवैधानिक संस्थाओं की तरफ देखते रहें। और जब हमारे देश का कोई व्यक्ति यहाँ भगवान दास रोड और इससे सुप्रीम कोर्ट से होते हुए निकले तो उसे खड़ा होकर कहना पड़े हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है। ये होना चाहिए और यही भाव देश के महामहिम गवर्नर्स और देश के माननीय उच्च न्यायालयों के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एपी सिंह हमारे साथ थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे सरकार द्वारा पेश किया गया नया बिल, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजीआई का जो रोल है, जो उनका भूमिका है, उसको खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल हैं या आपके क्या विचार है, उसको साझा जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।